नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा उन जनप्रतिनिधियों की जो कि विपक्ष में रहते हुए उनकी भाषा कुछ अलग होती है और सत्ता में बैठे ही किस तरह से वो अपने आचरण को, अपने उद्देश्य को बदल देते हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से शुरुआत करूंगा। कल सदन में राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाने वाला था। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने आयुष्मान भारत, जो कि सत्ताधारी दल की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसको लेकर दावा करते हैं कि वो लाभार्थियों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य गारंटी योजना दे रही, उसको लेकर समरपाल सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने न सिर्फ निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि सरकार को ये भी सुझाव दिया कि वो इस योजना को इस तरह से क्रियान्वयन करे ताकि कोई भी अस्पताल उन्हें किसी भी गरीब व्यक्ति को लौटा न सके। उन्होंने ये भी बताया कि आयुष्मान की तरह रजिस्टर्ड अस्पताल भी उनसे पैसे जमा कर लेते हैं। उन्होंने उदाहरण सहित बताया कि जब एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, इसके बावजूद उसके 100 को दिया नहीं जा रहा था। इसमें उन्होंने खुद ही उस अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया, तब जाके उसकी अंतिम क्रिया के लिए उसका 100 मिला। होना तो ये चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात को गंभीरता से लेते और सरकार भी इस सुझाव के अनुसार निश्चित तौर पर ये करती। समरपाल जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने जो कहा यो आयुष्मान कार्ड की बिल्कुल ही सत्यता है। किस प्रकार आयुष्मान कार्ड के सहारे लाभार्थियों को भले ही लाभ न मिलता हो, लेकिन निजी अस्पताल उसको लेकर मोटा मुनाफा काट रहे हैं, ये निश्चित तौर पर देखा गया। मध्य प्रदेश में ही इसका एक नमूना निकला था, जिसमें एक ही फ़ोन के सहारे लाखों लोगों को सुविधाएं दी गई थी। इसी प्रकार एक ही मरीज ने लगातार 4 शहरों में एक ही समय में इलाज कराया था। निश्चित तौर पर जितना लाभार्थियों को फायदा नहीं है, उससे ही ज़्यादा इनको फायदा हो सकना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री इसे गंभीरता से लेती और ऐसी कोई योजना तैयार करती जिससे कि निश्चित तौर पर आम आदमी को लाभ मिलता, उन लाभार्थियों को लाभ मिलता जो कार्ड के सहारे अपने स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया, उसमें वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी घसीट लाए। मुलायम सिंह यादव की गलत नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, होती है। मैंने भी कई बार समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना की है, लेकिन आज जो सदन में जो बहस हुई, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने मुलायम सिंह को बीच में खींच कर लाई। पहले तो सदन का ये नियम है कि
सदन में ऐसे के कोई व्यक्ति के खिलाफ चर्चा नहीं होती जो कि इस सदन का सदस्य ना हो या वो इस दुनिया में ना हो। लेकिन कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी एक नया शगुफा निकालती रहती है। वो नियम कानून से नहीं बल्कि अपने परसेप्शन के अनुसार चलती है। किस प्रकार उसका पूरा कार्यकाल नेहरू को कोसते कोसते निकल गया, उसी प्रकार कल उसने जब मुलायम सिंह को बीच में लाई तो निश्चित तौर पर सपा कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों में आक्रोश होना था। उन्होंने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि सदन भी, जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आसंदी पर थे, उनको मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ा। बाद में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी, संग्राम यादव ने जब कड़ा विरोध जताते हुए सरकार की पोल खोलनी शुरू की तो निश्चित तौर पर तभी ये सदन व्यवस्थित ढंग से चल पाया। ये दर्शाने को काफ़ी है कि सत्ताधारी दल और उसके स्वास्थ्य मंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका भी रवैया उस समय देखा गया था जब वो झांसी में कुछ बच्चे आईसीयू में झुलस कर मर गए थे, तो उनके स्वागत के लिए किस प्रकार विभाग के लोगों ने कलई बिछाई थी। जब ये बात खुली तब उन्होंने एक पत्र जारी किया और बैकफुट पर आई। आखिर मुलायम सिंह को जिस संदर्भ में उन्होंने घेरने का प्रयास किया उसको हम लोग भी घेरते हैं। जब कभी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं आती हैं तो मुलायम सिंह का वो बयान कोट किया जाता है जो आज उप मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन आज बिल्कुल ही उस बात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था, आयुष्मान योजना से संबंधित था। लिहाजा उप मुख्यमंत्री को इस तरह की बातों से बचना चाहिए था। खैर, मैं दिल्ली की ओर भी आता हूँ, जहाँ की आज विधानसभा में पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ऑफिस से शहीद आजम भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र उतार दिया गया। इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने टैग करके और एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें कि वर्तमान रेखा सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया और उन्हें दलित एवं सिख विरोधी बताया गया। सदन में जब बधाई नए अध्यक्ष को चुनने, ब्रजेंद्र गुप्ता को चुनने के बाद जो प्रस्ताव था, नेता प्रतिपक्ष को जब मौका मिला तो इस मुद्दे को उन्होंने सदन में उठाया। सदन में हंगामा हुआ और यहाँ भी सदन निरस्त हुआ। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सदन में ऐसी स्थिति बन गई थी कि सतीश महाना ने तो उन लोगों के नाम नोट करने के लिए कह दिया था जो लोग वेल में हैं और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी प्रकार यहाँ भी वही स्थिति देखी गई। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी भले ही सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन उतनी कमज़ोर स्थिति उसकी नहीं है जैसे कि लगातार 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की रही थी। पहले 15 में उनके 3 विधायक थे और बाद में उनके विधायकों की संख्या 8 तक जा पहुंची। तो इस प्रकार ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष आम आदमी पार्टी
जो कि आंदोलन से ही निकली है, निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में उसकी संख्या 22। और नेता प्रतिपक्ष ने जब इस पर किया तो विजेंद्र गुप्ता नाराज हो गए और उन्होंने कई बार याद दिलाया, अराजक शब्द का प्रयोग किया जो कि मूलतः सदन में किया नहीं जाता। इसी प्रकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्हें कि अभी केवल 10-15 दिन ही बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह का बयान वो देती हैं, कल भी उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हूँ और मैं विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए जवाबदेह नहीं। तो ये भी उनका एक ऐसा बयान था जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। विपक्ष जो भी सवाल पूछता है वो जनता से जुड़े मुद्दों पर ही पूछता है और जनता से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछने का अधिकार केवल आपका ही नहीं है, बल्कि उन प्रतिनिधियों का भी है जो सदन में हैं या जो नहीं है। वो भी सवाल पूछ सकते थे, भले ही कांग्रेस की एक भी सीटें न हों, लेकिन अगर वो किसी मुद्दे पर आंदोलन करते हैं, सत्ता को घेरे में लेते हैं, तो क्या उनके प्रति जवाब मुख्यमंत्री नहीं देंगी? आखिर वो भी जनप्रतिनिधि हैं। ये बात अलग है कि आपको बहुमत है और आप बहुमत के सहारे सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी उसी दिल्ली की जनता ने चुनकर सदन में भेजा है, अपने हकों की रखवाली के लिए भेजा। लिहाजा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना, ऐसा लगता है रेखा गुप्ता अपनी नगर निगम की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई। उस समय वे नगर निगम में पीतमपुरा वार्ड से हुआ करती थी और वो वहाँ किस तरह का आचरण करती थी, ये सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली की जनता ने बखूबी देख लिया है। और जिस प्रकार वो या उनके अंदर अभी भी विपक्ष वाली मानसिकता नहीं गई है, जो कुछ भी कह देना, लेकिन अब उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अब वो सत्ता में हैं। अगर इसी तरह उनका विपक्ष से टकराव रहा तो निश्चित तौर पर उन्हें भी सदन चलाने में आफत होगी, क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई हो, लेकिन वो इतनी कमज़ोर स्थिति में नहीं है जितने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री काल में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुआ करती थी। तो मैंने अपने 2 उदाहरण के संग जताने का काम किया कि किस प्रकार विपक्ष में रहने के दौरान यही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी, और जब वही सत्ता पक्ष में बैठी है तो विपक्ष के आरोपों से किस प्रकार भागती है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिखाई दिया, जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री ने मुद्दे को भटकाने के काम किया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके बीच में हाजिर।